गरजती तोपों, दहाड़ते समुद्र, लहराती तलवारों, भौंकती पिस्तौलों और अनगिनत रम बोतलों के साथ 18वीं सदी के समुद्री डाकू आज भी हमारी कल्पनाओं पर राज करते हैं। फिर भी हम सभी को एक समुद्री डाकू कैसा दिखता है, इसकी कुछ हद तक जानकारी होती है। समुद्री डाकुओं और अतीत के अन्य प्रतीकों में एक मुख्य अंतर है। चाहे वे कवच में मध्यकालीन योद्धा हों या मुखौटा और चोगा पहने हाईवे लुटेरे, ये आकृतियां लगभग हमेशा पुरुष होते हैं। समुद्री डाकुओं के साथ ऐसा नहीं है। उस दाढ़ी वाले ग्रिजल्ड नाविक की छवि के साथ एक और छवि मौजूद है, वह है साहसी, सुंदर, भयंकर समुद्री महिला की। लेकिन समुद्री डाकू इतिहास के अन्य पात्रों के मुकाबले हमारे मन में क्यों पुरुष प्रभुत्व से मुक्त हैं? खैर, इसका ज्यादातर श्रेय दो अद्भुत महिलाओं एनी बॉनी और मैरी रीड को जाता है, जो उस युग की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी समुद्री डाकू महिलाएं थीं। 1724 में गुमनाम रूप से प्रकाशित पहली पुस्तक ए जनरल हिस्ट्री ऑफ पायरेट्स, जो समुद्री डाकुओं पर हमारे स्रोतों में से एक है, इन दो महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत करती है, जिन्होंने तब और आज भी दुनिया को चौंका दिया है। एनी और मैरी ने साहस, खतरे और जुनून से रोमांचक जिंदगियां बिताईं। अविश्वसनीय समानताओं से भरी इन दो महिलाओं की किस्मतें एक साथ मिलीं। उन्हें विशाल दूरियों के पार चालक दल के सदस्यों, करीबी दोस्तों और शायद प्रेमियों के रूप में भी जोड़ती हुई। एक कहानी जो आज भी उन्हें प्रसिद्ध बनाती है। एनी बॉनी और मैरी रीड ने कई बाधाओं को पार किया था। अंततः उनका दुखद अंत हुआ। यह दो सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं की कहानी है जो कभी समुद्रों में नौकायन किए। यह समुद्री युग के स्वर्ण काल की दो प्रमुख महिलाओं की कथा है, एनी बॉनी और मैरी रीड की कहानी। ये विश्व के युद्ध हैं। चलिए एनी की कहानी से शुरू करते हैं। किन्सेल काउंटी, कॉर्क, आयरलैंड में एनी कॉर्मैक के रूप में जन्मी एनी का जीवन एक स्थिर शुरुआत से नहीं हुआ। वह एक नौकरानी और उसके मालिक के पति, एक वकील जिनका नाम विलियम कॉर्मैक था, की अवैध बेटी थी। यह बेईमान व्यक्ति अपनी धनी पत्नी के साथ आयरलैंड के उसके एस्टेट में रहते समय एनी की मां को गर्भवती कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार से दूरी बनाने के लिए बच्चे के साथ लंदन को चुना। यहां एनी के पिता ने उसे लड़के के रूप में सजाकर अपने वैध पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि वे अपनी पत्नी से पैसे प्राप्त कर सकें। इस जटिल छल को सफल बनाने के लिए उसने एनी से लड़के की तरह व्यवहार करने और उस उम्र की लड़कियों के लिए अनावश्यक माने जाने वाले विषयों की शिक्षा लेने का आग्रह किया। यह अजीब व्यवस्था ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाई। पिता की पत्नी अंततः इस धोखाधड़ी को समझ गई और पैसे काट लिए। अपनी अमीर पूर्व पत्नी से कोई भत्ता न मिलने और अब अपमानित कानूनी अभ्यास में कोई ग्राहक न आने के कारण एनी के पिता नई दुनिया में प्रवास कर गए, कैरोलिना प्रांत में बस गए। बॉनी एनी उसके साथ आई, लेकिन बसी वह नहीं। अपने पिता के दास स्वामित्व वाले प्लांटेशन व्यवसाय में शामिल होना और मातृ मृत्यु के 12 वर्ष में एनी के जीवन में काफी कुछ हो रहा था। उसने अपने तरीके से इसका सामना किया, जिसे उसके तेज स्वभाव के लिए जाना जाता था। 13 साल की उम्र में एनी ने एक सेविका पर चाकू हमला किया, संभवतः मौत की ओर। एक जिद्दी प्रेमी के पीछे पीछे चलने के बावजूद एनी ने उसे ऐसा पीटा कि वह लगभग मर ही गया। उसे स्वयं को संभालना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनी अपने तेजस्वी लाल बालों और आकर्षक सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी, जिसने उसे 1700 का दशक के बूम टाउन चार्ल्सटन में कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। उसे यह ध्यान हमेशा नहीं बुरा लगता था। एनी ने पानी के किनारे के टैवर्न और सरायों में जाते हुए पुरुषों पर अपनी पकड़ की शक्ति के बारे में जाना। एक आदमी जो अपनी पत्नी की नौकरानी के साथ सोता था, उसके लिए एनी के पिता ने इस अवैध संबंध पर कठोर दृष्टिकोण अपनाया। जब एनी ने नाविक और सन्यासी समुद्री डाकू जेम्स बॉनी से विवाह किया, तब सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने शादी की मान्यता नहीं दी और वे दोनों भाग गए। कुछ लोगों का मानना है कि इससे एनी के तेज स्वभाव में आग लग गई और उसने अपने पिता के प्लांटेशन को जला दिया। बस उसने प्रस्थान की, कभी वापस न आने के लिए। हालांकि इस कथा की पुष्टि करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह एनी के बारे में हमारे ज्ञान के अनुरूप है। किसी भी स्थिति में वह जल्द ही कैरोलिना वापस नहीं आएगी। उसकी अन्य योजनाएं थीं। 1714 और 1718 के बीच एनी और उसके पति ने न्यू प्रोविडेंस द्वीप के नासाउ में निवास स्थापित किया। मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं।
बहामास के लिए एक त्वरित पलायन निषिद्ध प्रेम का सपना जैसा लगता है। खैर, मुझे डर है कि आपको फिर से सोचना होगा। हालांकि आज बहामास की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा पर्यटन से है। पहले नासाउ में सिर्फ समुद्री डाकू ही आते थे, जिन्हें समुद्र तट, स्वच्छ जल और उष्णकटिबंधीय वन्य जीवन की सराहना के लिए नहीं जाना जाता था। नहीं, नासाउ के समुद्री डाकू आश्रय में मुख्य गतिविधियां जल्दी पैसा कमाना और इसे और भी तेजी से खर्च करना था। नशे में धुत अय्याशी और स्पष्ट अराजकता ने इस समुद्री डाकू के गणराज्य को परिभाषित किया। पता चला एनी बॉनी बिल्कुल फिट बैठती हैं। डॉक्स के तवेर्न और बारों में जाने और कैरोलिना की पसंदीदा चीजों को जीने, अपने पति के साथ जो अब अंग्रेजी गवर्नर द्वारा अपराधियों की तलाशी के लिए भुगतान किए जा रहे थे, वह अन्य चीजों के बीच कटघरे और स्कैलीवैग्स के साथ रहती थी। एनी का समुद्री डाकुओं के साथ इतना करीबी संबंध पेशेवर तौर पर शर्मिंदगी भरा और व्यक्तिगत तौर पर दर्दनाक था। समुद्री डाकुओं के इतिहास में यह विनम्रता से कहा गया है कि एनी उद्धरण पवित्रता के मामले में पूरी तरह से संयमित नहीं थीं। 1724 का प्रकाशन एनी के पति को एक अवसर पर उसे और एक आदमी के साथ झूले में लेटे हुए चौंका देता है। सही हनीमून स्थलों के बावजूद जेम्स बोनी और एनी की शादी अच्छी तरह से नहीं चल रही थी, यह कहना उचित होगा। एनी के घनिष्ठ परिचित जॉन रैखम वहीं थे, जो कुख्यात समुद्री डाकू कप्तान और कटथ्रोट कप्तान चार्ल्स वेन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। कैलिको जैक अपने भड़कीले कपड़ों के कारण जाने जाते और एनी एक दूसरे पर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने साथ जीवन योजना बनानी शुरू कर दी। आपको कैलिको जैक याद हो सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में जो खतरनाक समुद्री डाकुओं ब्लैकबियर्ड और चार्ल्स वेन पर आधारित था, उससे मिल चुके हैं। हम उसकी कहानी का अंत जल्द सुनेंगे, लेकिन पहले एनी बॉनी की ओर वापस चलते हैं। अगर वह और कैलिको जैक मिलकर भविष्य बनाना चाहते थे, तो एनी के वर्तमान पति एक बाधा थे। कम से कम एक समुद्री डाकू के हिसाब से अच्छे व्यक्ति के रूप में कैलिको जैक ने सम्मानजनक काम करने का निर्णय लिया। एनी के पति को सिर्फ मारकर और उसके साथ भाग जाने के बजाय उसने उस आदमी को पैसे की पेशकश करने का निर्णय लिया ताकि वे दोनों तलाक ले सकें। समुद्री डाकुओं की चर्चा करना अत्यंत सज्जनतापूर्ण है। जेम्स बॉनी ने मना कर दिया, इसीलिए जब कैलिको जैक अपने क्रू के साथ समुद्र में निकला, एनी ने उसके साथ जाने और पति को छोड़ने का निर्णय लिया। केवल कल्पना की जा सकती है कि उसके पिता को पता चलने पर उनका क्या विचार होता। अगर आप एक महिला हैं और इसका विश्लेषण करती हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक समुद्री डाकू के जहाज पर होना आपके लिए उचित नहीं है। महीनों तक समुद्र में हताश पुरुष नीचे की डेक में संकुचित अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते थे। उनके पास अक्सर अपने काम और सस्ते शराब की चिपचिपी रिहाई के अलावा समय बिताने के लिए कम होता था। कानून के बाहर के अपराधी के रूप में क्रूर परिस्थितियों में पले बढ़े नाविक अपने आत्मनियंत्रण सम्मान के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, महिलाओं या मानवीय शालीनता के लिए। इसलिए जहाज पर जाते समय एनी ने अपनी पहचान छिपाई। कैलिको जैक के अलावा कोई भी आदमी नहीं जानता था। भाग्यवश उसके मामले में उसे खुद को एक आदमी के रूप में पेश करने का लंबे समय का अनुभव था। उसे आश्वस्त होने में सफल रही, क्योंकि उसका राज्य किसी ने नहीं खोला। इसमें एन का व्यवहार एक बड़ा हिस्सा रहा होगा। जहाज में शामिल होने पर उसने एक चालक दल के सदस्य को दिल में छुरा मार दिया था जब वह उससे झगड़ रहा था। एन ने एक पुरुष की पोशाक पहनी थी। उसके पास एक तलवार थी, एक डीली ट्यूनिक और चौड़ी पैंट, एक पट्टा में छिपे हुए 2 पिस्तौल, लंबे बालों को ढकने वाली एक छोटी टोपी। कई बोर्डिंग कार्रवाइयों में सीधे भाग लेते हुए, अपने चालक दल के बाकी सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ते हुए, हाथ में पिस्तौल। एन ने बार बार दिखाया कि वह निपुण समुद्री डाकू थी, जैसे कोई पुरुष। इस युग में उसने मैरी रीड नामक अद्वितीय महिला से मुलाकात की, जिस पर बाद में और ज्यादा। एन और उसका साथी कैलिको जैक ने एक असली डाकू की जिंदगी जी, जिसमें मदहोश करने वाली साहसिकता, बोरियत और उबले हुए कछुए का मांस शामिल था। लेकिन यह स्थायी नहीं था। एन की गर्भावस्था ने उसकी स्त्रीत्व को अब और अदृश्य करना असंभव बना दिया। उसने अस्थायी रूप से जैक से अलग होकर क्यूबा में बेटे का जन्म दिया और तुरंत जहाज में शामिल हो गई। पीछे देखें, एन को सिर्फ जाने का विकल्प चुनना चाहिए था।
विवाह समारोह, विशेष रूप से समुद्र में, जिसने जॉन रैकहैम और एन बोनी को एकजुट किया, यह आनंद के क्षण अभी भी होने थे, चाहे कानून या भगवान द्वारा नहीं तो खुद से। लेकिन अक्टूबर 1720 में चालक दल को गवर्नर द्वारा मौत की सजा दी गई। एक महिला के रूप में अपनी सच्ची पहचान का खुलासा करते हुए एन एक गंभीर नाम से जाने जाने वाले अभ्यास के माध्यम से अस्थायी रूप से मौत की सजा से बचने में सफल रही, जिसे प्लीडिंग द बेली कहा जाता है। कानूनी पूर्वाधार के अनुसार मौत की सजा पाने वाली गर्भवती महिलाओं को जन्म देने की अनुमति थी सजा से पहले। एन ने बस यही किया, सच में या अन्यथा गर्भवती होने का दावा किया। वह जेल में रही। बाकी ड्राइवर्स यूनियन एन के प्रेमी कैप्टन कैलिको जैक सहित भाग्यहीन थे। उन्हें 18 नवंबर को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाया गया। एन के पास जैक से मिलने की अनुमति थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द दयालु नहीं थे। अगर तुमने आदमी की तरह लड़ाई की होती तो कुत्ते की तरह फांसी पर नहीं लटकना पड़ता। उसने कुछ भी होने पर अपने कप्तान और प्रेमी कैलिको जैक को दोषी माना, जो उसके बेटे के पिता थे और जो भविष्य में फांसी पर चढ़ गए। कैद में उसकी उम्मीदें हताशा भरी दिखती हैं। दुर्भाग्य से इसके बाद के सच्चाई के साक्ष्य अभाव हैं। हमें यकीन है कि एन को फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन यही सब हम जानते हैं। क्या वह कैद से बच गई थी? क्या उसने एक और बच्चे को जन्म दिया? क्या उन्होंने कभी अपने दूसरे बेटे, पूर्व पति या पिता से मुलाकात की? यह सब एक रहस्य है। एनी ने शायद एक समुद्री डाकू के रूप में अपना जीवन बिताया, दूसरे नाम से समुद्रों की खोज की, पर कभी छुपाई नहीं। लगता है एनी ने अंत में शांति प्राप्त कर ली, दुनिया की किसी जगह बस गई और अपने लिए शांत जीवन बनाया। या शायद वह एक कारागार की कोठरी में अकेली मर गई, डरी हुई। एक वास्तव में असाधारण मानव के लिए एक असाधारण अंत। और अब हम एक और असाधारण महिला मैरी रीड के जीवन की ओर देखते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मैरी और एनी के जीवन में बार बार अविश्वसनीय समानताएं दिखाई देती हैं। सवाल उठता है कि क्या हमें इसमें शामिल संयोगों पर आश्चर्य करना चाहिए, या इन महिलाओं पर हमारे स्रोत समुद्री डाकुओं के कथित इतिहास की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना चाहिए। इन दो महिलाओं के जीवन के समानांतर और उलझे हुए भाग्य अवश्य ही इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। एनी की तरह मैरी भी एक अवैध संतान थी। उसकी मां का पहला बच्चा, एक लड़का, उसके पिता की समुद्री मृत्यु से थोड़े पहले पैदा हुआ था। इससे मैरी की मां बनने वाली महिला और उसका बेटा दुनिया में अकेले रह गए। विधवा की सहायता के लिए उसकी सास ने पैसे भेजे थे, जो युवा लड़के की वयस्कता तक सहारा देने के लिए थे। हालांकि पैसे अपर्याप्त साबित हुए क्योंकि बच्चा चल बसा। इस दौरान मैरी की मां फिर से गर्भवती हुई और मैरी का जन्म हुआ। मैरी की मां ने अपने मरे हुए बेटे की जगह मैरी को पेश किया, उसे उसके कपड़े पहनाकर और उसके नाम पर चलाने की कोशिश की। यह कुछ समय तक चला, लेकिन अंततः सास को सच्चाई पता चल गई और उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। मैरी और उसकी मां अब निराश थीं। मैरी की मां ने फिर उसे तैरना सिखाया और उसे लड़कों के लिए सामान्य रूप से रिजर्व नौकरियां खोजने को कहा, पहले एक पैर के नौकर के रूप में और फिर एक ब्रिटिश युद्धपोत पर पाउडर मंकी के रूप में। मात्र 13 साल की उम्र में मैरी ने ब्रिटिश युद्धपोतों के आसपास बंदूक का बारूद उठाया, अपने जीवन को खतरे में डालकर, ताकि तोपें लगातार चलती रहें। इंग्लिश चैनल में तैनात उसने ब्रिटिश के बीच फ्रेंच से लड़ाई लड़ी। मैरी ने फिर ब्रिटिश सेना में शामिल हुई। नीदरलैंड्स की ओर बढ़ते हुए उसने डच सैनिकों के साथ फ्रेंच के खिलाफ 9 वर्षों का युद्ध या स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। यहां सबूत स्पष्ट हैं। उसने अंग्रेजी सैनिकों के बड़े लाल स्तंभों में शामिल होकर आधुनिक बेल्जियम और नीदरलैंड्स के नहर कटे और पवन चक्की युक्त समतल भूमि के पार मार्च किया। उनके समय के सबसे बड़े युद्ध, वैश्विक रूप से फैले हुए 9 वर्षों के युद्ध और स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध, नेपोलियन युद्धों या 20वीं सदी के युद्धों के समान पैमाने पर थे, विशाल सेनाओं और विशाल युद्धों के साथ। यह निश्चित रूप से झात नहीं है कि क्या मैरी ने सूर्य राजा लुई
14 की सेनाओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई देखी थी। मैरी केवल पैदल सेना के साथ नहीं, बल्कि अभिजात घुड़सवार सेना के साथ भी सेवा करते हुए एक अनुभवी और प्रभावी सैनिक संभवतः थी। सेना में सेवा करते समय मैरी को प्यार हो गया था। एक सैनिक, एक फ्लेमिश आदमी उसकी नजर में आ गया। जब उसकी इकाई युद्ध के लिए गई तो मैरी ने अलग होने की बजाय स्वयं सेवक बनने का निर्णय लिया। दोनों ने एक तंबू साझा किया, जैसा कि प्रथा थी, और यहीं पर मैरी ने उस आदमी को अपना राज खोला। वह साधारण सैनिक नहीं, वेश बदलने वाली महिला थी। बेचारे को लगा होगा जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। मुझे हैरानी है कि मैरी उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर रही थी। समुद्री डाकुओं के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि वह आदमी उदाहरण स्वरूप अपनी इच्छाओं को कम समारोह के साथ संतुष्ट करने की विचारणा करता था। एक सच्चे जेंटलमैन की तरह उस आदमी ने मैरी को अपनी प्रेमिका बनाने की पेशकश की, लेकिन एक संकोची महिला होने और अधिक तलाशने के बाद उसने उस आदमी को जीत लिया और शादी कर ली। दोनों ने सेना छोड़ दी, अपने सैन्य आयोग और उपहारों का उपयोग करके नीदरलैंड्स में ब्रेडा कैसल के बहुत पास 3 हॉर्स शूज नामक एक सराय खरीदी। रोचक यह है कि मैरी के पति की दुखद मृत्यु के बावजूद उसे पब बेचकर आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी सराय का नाम ब्रेडा में एक ब्रूअरी द्वारा बियर बेचने में जीवित है। मैरी ने युद्ध के अंत तक अंग्रेजी और डच बलों के लिए युद्ध किया। जब शांतिकाल में उन्नति की संभावनाएं कम हुईं, तो उसने पश्चिमी इंडीज के लिए एक जहाज पर सवार होकर और कहीं अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। वह कभी वापस नहीं आई। अपनी किस्मत की तलाश में नई दुनिया की ओर यात्रा करते समय मैरी का जहाज समुद्री डाकू कैलिको जैक के नेतृत्व वाले जहाज द्वारा पकड़ लिया गया। समुद्री डाकुओं ने साथी अंग्रेज समझकर मैरी को उनके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया और किसी अन्य समुद्री डाकू से बेहतर साबित हुई। उसने जल्दी ही निर्दयी और आक्रामक होने की प्रतिष्ठा बना ली। मैरी ने हमेशा तैयार रहने के लिए भयानक आकृति काटी, अक्सर शाप और गाली देती और ढीले कपड़ों और एक उग्र रवैये के साथ अपनी उपस्थिति को छुपाती। किसी ने भी मैरी की असल पहचान नहीं पहचानी, सिवाय एनी बॉनी के, जो उस समय जहाज पर स्वयं सेवा कर रही थीं जब मैरी शामिल हुई। खातों में मुठभेड़ के घटनाक्रम पर विविधता है। एक कहता है कि एनी ने इस नए और सुंदर भर्ती को जहाज पर लुभाने की कोशिश की, यह न जानते हुए कि मैरी वास्तव में एक महिला थी। एनी ने अपनी वास्तविक पहचान सज संवर के बताई। मैरी ने आनी के आग्रहों को नाकाम करने या स्वीकार करने के दौरान खुद को भी एक महिला होने का खुलासा किया। यह मुलाकात क्या घनिष्ठ मित्रता या जुनूनी संबंध में बदली, यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है। हर हाल में वे एक दूसरे के विश्वास पात्र और अपराध के साझीदार बन गए, अपनी आपराधिकता में दुनिया और अपने स्त्रीत्व में अपने समुदाय से छिपते हुए। प्रारंभ में कैलिको जैकैन के मैरी के साथ संबंधों से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने उसके केबिन में घुसकर उसका गला काटने की योजना बनाई। मैरी उठी, अपना ब्लाउज खोल दिया और दिखाया कि वह भी एन की तरह एक महिला है। इसके आगे रैकहैम ने मैरी के राज को बाकी क्रू से छुपाने और उसके साथ समानता से व्यवहार करने की सहमति दी। एक पुरुष क्रू सदस्य को प्रेमी और साथी के रूप में अपनाने से वह कुछ हद तक शांत हुआ। युद्ध में एनी और मैरी ने फूले हुए जैकेट, लंबी पतलून और सिर पर बांधा रुमाल पहना। उनके हाथों में मछेते और पिस्तौल थी। वे जहाज पर सक्रिय थे, एक पीड़ित की गवाही के अनुसार, और कुछ भी करने को तत्पर थे। 1720 की गर्मी और पतझड़ ने जैक के चालक दल के लिए विशेष लाभ प्रदान किया। सितंबर में उन्होंने हार्बर आइलैंड के पास 7 मछली पकड़ने वाली नावों और 2 स्लूप्स को ले लिया। कुछ सप्ताह बाद एनी और मैरी ने अशूना पर हमला किया। वे जहाज पर चढ़ने के बाद चालक दल पर गोलीबारी की और लूट समेटते समय गालियां दी। टैकल, 50 रोल्स तंबाकू और 9 बैग पिमेंटो के। उन्होंने अपने बंधकों को 2 दिन तक रखा, फिर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि आप एनी की कहानी से पता है, 1720 की गर्मी के अंत में कैलिको जैक और उसके चालक दल का भाग्य बदलेगा। लेकिन 22 अक्टूबर की उस किस्मती रात को क्या हुआ था? खैर, एनी और मैरी डेक पर थीं जब उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी स्लूप उनके बगल में फिसल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह गवर्नर के जहाजों में से एक था जो उन्हें मृत या जीवित पकड़ने के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपने चालक दल के साथियों से साथ खड़े होने की अपील की। कुछ ने आज्ञा मानी। कैलिको जैक भी शामिल थे, लेकिन कई रात की पीने की वजह से बेहोश हो गए थे।
स्लूप के कप्तान जोनाथन बार्नेट ने समुद्री डाकुओं से समर्पण की आग्रह की, पर कैलिको जैक ने अपनी स्विवेल बंदूक से आक्रमण कर दिया। बार्नेट ने हमला करके जहाज को गोलीबारी से अक्षम कर दिया और डेक पर मौजूद पुरुषों को होल्ड में छिपने पर मजबूर कर दिया। आशाहीन रूप से संख्या में कम होने के कारण जैक ने समर्पण का संकेत दिया और दया की गुहार लगाई, लेकिन एनी और मैरी ने समर्पण से इनकार कर दिया। वे डेक पर अकेले खड़ी रहीं और गवर्नर की पार्टी से निपटी अपनी पिस्तौलों और कटलस का उपयोग की। किंवदंती के अनुसार मैरी ने अंत में लड़ाई बंद कर दी, पकड़ के दरवाजे पर झांकने और चिल्लाने के लिए ठहरी, अगर तुम में से कोई पुरुष है तो उस तरह लड़ोगे। जब कोई जवाब नहीं दिया, उसने पकड़ में गोली चलाई और एक को मार डाला। एनी, मैरी और कैलिको जैक के बाकी चालक दल को पराजित और बंदी बनाकर अंततः फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। मैरी एनी की तरह गर्भवती होने के कारण फांसी से बच गई, लेकिन एनी के विपरीत हमें पता है कि मैरी के साथ क्या हुआ। दुर्भाग्य से यह एक खुशी भरी कहानी नहीं है। स्पेनिश टाउन जमैका की गंदी, अस्वच्छ जेलों में बंद गर्भवती मैरी ने बहुत दुख सहा और एक तीव्र बुखार के बाद वह मर गई। उसके दफन का उल्लेख सेंट कैथरीन के चर्च के रिकॉर्ड में है, जो 28 अप्रैल 1721 को हुआ था। उसके बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह संकेत देता है कि वह शायद गर्भवती होते ही मर गई। और इस प्रकार मैरी रीड की कहानी समाप्त होती है। एनी बॉनी जैसी महिला जिसने अद्भुत संभावनाओं को पार किया, मैरी ने पुरुषों द्वारा प्रभावित और महिलाओं को बाहर रखने के लिए बनाए गए नियमों और मानदंडों से भरे जीवन के क्षेत्र में प्रवेश किया। मैरी और एनी ने प्रामाणिक जीवन जीने और अपने लक्ष्यों और आचरण के अनुसार एक जगह बनाने में सचमुच सफलता पाई। अपने आप में यह काफी अद्भुत है। यह अविश्वसनीय है कि प्रत्येक ने खुद को एक मछेते लहराते, पिस्तौल चलाते, क्रॉस ड्रेसिंग समुद्री डाकू के रूप में पाया, जो कैरिबियन में खजाने की खोज, साहसिक कार्य कर और अपने अगले साथी की तलाश में नौकायन कर रहा था। और यही वह है जो इन महिलाओं की कहानियां अब तक गूंजती हैं। अपराधी जीवन जो धमकी, यातना और धोखाधड़ी पर आधारित है, कभी कभी प्रशंसा करने लायक लगता है। समुद्री डाकू सबसे पहले और सबसे आगे अपराधी थे और विशेष रूप से क्रूर अपराधी थे। लेकिन एनी बॉनी और मैरी रीड की कहानियां हमें समुद्री डाकू के जीवन का एक अन्य पहलू भी दिखाती हैं। साहसी लोग जो पीड़ा और भेदभाव के जीवन से बचने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थे, अपनी किस्मत पर नियंत्रण करते हुए और आजादी की ओर बढ़ते हुए, भले ही वह आजादी दूसरे लोगों की कीमत पर आई हो। गरीबी और अस्थिरता में पले बढ़े एनी बॉनी और मैरी रीड ने उम्मीदों को चुनौती दी। शांत गरीबी और रोजमर्रा की अपमानजनक स्थितियों में जीने से इनकार करते हुए इसके बजाय चोरी, भाग्य और अंततः प्रसिद्धि का जीवन चुना। जब हम 18वीं सदी में समुद्री डाकुओं या महिलाओं के बारे में स्टीरियोटाइप तरीके से सोचते हैं, तो हमें इन अद्भुत महिलाओं को याद रखना चाहिए जिनकी बहादुरी और साहसिक प्रकृति ने सभी समय की सबसे महान कहानियों में से एक को जन्म दिया और उन्हें इतिहास में स्थायी स्थान दिलाया। और वहां आपके पास समुद्री यात्रा के स्वर्ण युग की दो सबसे घातक प्रसिद्ध महिला समुद्री डाकू हैं। अपने विचार और प्रतिक्रियाओं को नीचे स्वतंत्रता से टिप्पणी में छोड़ें। वीडियो को लाइक और चैनल का समर्थन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।